हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में। हार्ट में जो नोड्स होते हैं उसके बारे में, उसका जो पाथवे होता है उसके बारे में। वो एक इम्पॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसी के साथ आज का जो लेक्चर होगा अपना वो होगा ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी के बारे में। नॉर्मल ईसीजी में हम क्या होता है, नॉर्मल ईसीजी कैसा होता है, पी उसके वेव्स क्या होते हैं, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, उसमें हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल ईसीजी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब आज हम नॉर्मल ईसीजी के बारे में ही बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा साइनस अरिथमियाज के बारे में और साइनस वेव्स के बारे में कि क्या होता है उसमें। तो आज का टॉपिक हम चालू कर। दोस्तों, ये हमने ड्रॉ करके रखा है, एक रफ आइडिया आ जाए आपको इसके लिए। ए है, अगर हम हार्ट की बात करें तो ए है आर ए है आरवी, ए है एल एल वी, ए आयोटा है और एसवीसी और आईवीसी है। ये पल्मोनरी वेन्स है और पल्मोनरी आर्टरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कंडक्शन सिस्टम की। कंडक्शन सिस्टम में जब आर ए होता है, आर ए के ऊपर इंफीरियर सुपेरियर वेना कवा के बाजू में जो एक नोड होता है जिसको कहते हैं एसए नोड। एसए नोड को हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। तो एसए नोड जो है वो डोमिनेंट नोड होता है हार्ट का, जिसकी वजह से उससे जो पल्सेस निकलते हैं, इम्पल्सेस निकलते हैं, वो ज़्यादा होते हैं रादर देन द एवी नोड। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटरनोडल पाथवेज होते हैं, इंट्राआर्टरियल पाथवेज, इसके बाद ये होता है इंट्राआर्टरियल पाथवेज और है बैचमैन बंडल, ये वाला जो कुछ है। अभी ये जो एवी नोड जो है वो भी राइट एट्रियम में ही सिचुएटेड होता है, बिफोर द जंक्शन, बिफोर तो आर ए और आरवी के जंक्शन के बीच में वो सिचुएटेड होता है। तो ये जो होता है वो होता है एवी नोड। एवी नोड और एसए नोड ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट होते हैं, एसए नोड और एवी नोड। तो एवी नोड का जो भी पेसमेकर है एसए नोड से कम होता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि एसए नोड का जो अगर इम्पल्सेस है तो वो पर मिनट में 60 to 100 इम्पल्सेस अपने सप्लाई करता है अब हार्ट के मसल्स को। और उसके बाद एवी नोड है, एवी नोड के बाद अपन आ जाते हैं बंडल ऑफ हीज पे। आपने सुना होगा बंडल ऑफ हीज। तो बंडल ऑफ हीज एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहाँ पे बंडल ऑफ हीज होता है। और बंडल ऑफ हीज जो होता है वो डिवाइड होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में। और उसके बाद ये जो डिवाइड होता है परकिंजिस फाइबर में। इस तरीके से जो कुछ नेट है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पहुंचाने का जो काम है ये परकिंजिस फाइबर करते हैं। लेफ्ट साइड में जो बंडल ब्रांच होता है उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं, और राइट हार्ट के जो आरवी में जो बंडल ये होता है उसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। एसए नोड एक डोमिनेंट नोड होता है हार्ट का, जहां से इम्पल्सेस ज्यादा निकलते हैं। उसके बाद एवी नोड होता है, उसके बाद बंडल ऑफ हीज होता है। बंडल अगर एसए नोड काम करना बंद कर देता है, जैसे कि हमने बोला एसए नोड का जो इम्पल्सेस भेजने का सिस्टम होता है वो 60 to 100 इम्पल्सेस भेजता है। अगर एसए नोड काम नहीं कर रहा है तो काम करेगा अपना हीज और बंडल ऑफ हीज। और बंडल ऑफ हीज अगर अपना काम कर रहा है तो अपना पेशेंट का या आदमी का हार्ट रेट होगा, इंसान का हार्ट रेट होगा 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अगर इनकेस अगर ये काम नहीं कर रहा है और अपना जो परकिंजिस फाइबर काम कर रहे हैं तो इन दैट केस जो हार्ट रेट होगा वो हार्ट रेट होगा 20 to 40। तो हार्ट कंडक्शन सिस्टम में 3 मेजर जो नोड्स होते हैं, एक होता है एसए नोड, एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हीज, उसके बाद परकिंजिस फाइबर, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं एवी डिले के बारे में। एवी डिले क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होता है उसका जो डिले होता है उसको एवी डिले कहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे। एसए नोड से जब इम्पल्सेस आते हैं तो एसए नोड से इम्पल्सेस आते हैं एवी नोड के पास। एवी नोड के पास जब इम्पल्सेस आते हैं तो एवी नोड उस इम्पल्सेस को तुरंत आगे नहीं भेजता है, वहाँ पे उसको संभाल के रखता है, कुछ रखता है, उसको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे जो यहाँ से जो इम्पल्सेस है सीधा नहीं जाते हुए वेट करते हैं, रोक दिए जाते हैं और 80 से 120 मिलीसेकंड के बाद उसको आगे छोड़ दिया जाता है बंडल ऑफ हीज की तरफ। तो ये जो ठहराव है 80 मिलीसेकंड टू 120 मिलीसेकंड का, उसको कहते हैं एवी डिले। एसए नोड से आए हुए इम्पल्सेस वहाँ रोक के 80 सेकंड के बाद उसको 80 मिलीसेकंड के बाद जब आगे भेजा जाता है तो उसको एवी डिले कहते हैं। और ईसीजी हमें पी के बाद जो स्ट्रेट लाइन दिखती है क्यू आने तक, तो ये यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इसको ये जो पोर्शन है ईसीजी पे
ये होता है एवी डिले। दोस्तों अभी हम बात करने वाले नॉर्मल ईसीजी के बारे में। नॉर्मल ईसीजी के बारे में हमें बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें पता है कि नॉर्मल क्या है तो एबनॉर्मल क्या है वो बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा। ईसीजी में, नॉर्मल ईसीजी में हर एक वेव का एक इम्पोर्टेंस है, उसके लेंथ का, उसके इंटरवल का एक अच्छा सा इम्पोर्टेंस है। नॉर्मली ईसीजी अगर हम देखेंगे तो उसमें 6 वेव्स होती है। जो छठी वेव्स होती है यू वेव, उसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, और लेकिन वो कभी कभार ही किसी के ईसीजी में दिखाई देती है। तो जो हम 5 वेव की अभी बात करने वाले हैं वो 5 वेव है, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, और टी वेव के बारे में। तो नॉर्मली हर एक वेव जो है कुछ इंडिकेट करती है। जैसे कि पी वेव इंडिकेट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, कि जैसे एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है तो जैसे ही हार्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पी वेव हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। पी वेव हमेशा अपराइट होनी चाहिए और नॉचड नहीं होनी चाहिए। अगर वो नॉचड होगी तो क्या होगा ये हम आगे बताते जाएंगे आपको। तो पी वेव उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के बारे में हमें बात करते हैं तो हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलती है। एसटी सेगमेंट है, जो एसटी सेगमेंट है, जो एस वेव से टी वेव का जो बीच में का जो सेगमेंट है उसको होते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट इंडिकेट करता है अर्ली रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो हमें बताता है, अर्ली वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। और टी वेव भी हमें रिपोलराइजेशन बताएगा, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हमें वो पता चलेगा टी वेव के इसमें भी, टी वेव में। तो पी वेव एट्रियल रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। पीआर इंटरवल जो होगा यहाँ से यहाँ वो एवी डिले को हमें दिखाएगा कि एवी डिले, हमने जैसे बात की थी कि एवी डिले होता है, तो एवी डिले हमें यहाँ से यहाँ की पीआर इंटरवल का जो ये पार्ट है तो इसमें हमें एवी डिले पता चल जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिले होते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, एसटी सेगमेंट वेंट्रिकल अर्ली रिपोलराइजेशन, और टी वेव वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। उसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है रिफ्रैक्टरी टाइम ऑफ द वेंट्रिकल। उस वक्त हार्ट कुछ काम नहीं करता है, ना एट्रियम धड़कता है ना वेंट्रिकल धड़कता है, तो उस वक्त कोई काम नहीं होता है। तो हमने आपको इंडिकेटर्स बता दिए कि नॉर्मल पी वेव अपराइट होना चाहिए और इसके बारे में हमने बात की है। दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं ड्यूरेशन। हर वेव का एक ड्यूरेशन होता है, एक इसीलिए में इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि पी आर इंटरवल है, क्यू टी इंटरवल है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है उसके एक हर एक का एक ड्यूरेशन होता है, उसका एक टाइमिंग होता है, कितने मिली सेकेंड का वो टाइमिंग होना चाहिए, वो एक नॉर्मल टाइमिंग होता है। अगर वो उस हिसाब से ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होता है ये हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल की बात करने जा रहे हैं हम अभी। तो अभी हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशंस की। पी वेव और पी आर इंटरवल जो होता है, पी आर इंटरवल की बात करें हम लोग तो पी आर इंटरवल काउंट होता है यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली इसको क्यू इंटरवल भी बोला जा सकता है, लेकिन पी आर इंटरवल की जब बात करते हैं तो पी आर इंटरवल होना चाहिए 120 मिली सेकेंड्स टू 200 मिली सेकेंड्स। यानी जब हमने कल आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि स्मॉल बॉक्सेस होते हैं तो उसके हिसाब से 3 to 4 स्मॉल बॉक्सेस पी आर इंटरवल होना चाहिए। अगर ये पी आर इंटरवल इतना है तो नॉर्मल है। अभी हम बात कर रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो विड्थ होता है वो बहुत मायने करता है। उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का विड्थ होता है यहाँ से यहाँ तक, और उसका जो ये होना चाहिए विड्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 80 मिली सेकेंड से लेके 100 मिली सेकेंड्स। अगर स्मॉल बॉक्सेस की बात करें 2 स्मॉल बॉक्स से लेके 2.5 के आसपास उसके स्मॉल बॉक्सेस आएंगे तो वो होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का इसका एक अलग सा इंपॉर्टेंस है। ये भी ज़्यादा होता तो क्या होगा ये हम अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल नॉर्मली 355 मिली सेकेंड टू 400 मिली सेकेंड के आसपास होता है, लेकिन ये हार्ट रेट पे डिपेंडेंट होता है। अगर नॉर्मली या ऐसा ही हम बात करें कि उसका जो इंटरवल होता है वो कितना होना चाहिए, तो 2 आरआर इंटरवल का जो भी लेंथ है, जैसे कि 2 आरआर इंटरवल कुछ है 1000 मिली सेकेंड का है 2 आरआर इंटरवल में, तो उसका हाफ ऑफ द मींस 500 मिली सेकेंड भी हो सकता है। वो बेसिकली हार्ट रेट पे डिपेंडेंट होता है। ए होता है क्यूटी का इंटरवल। अभी बात करते हैं दोस्तों कि ये जो इंटरवल है क्यों इंपॉर्टेंस है। ये जो दिखाता है
इंटरवल्स वो पर्टिकुलर टाइम दिखाता है हार्ट में, कौन से टाइम पे क्या चल रहा है, रिपोलराइजेशन चल रहा है, डिपोलराइजेशन चल रहा है। अगर इसमें से किसी भी ड्यूरेशन में चेंजेस हो जाते हैं तो वो एबनॉर्मल कहता है। नॉर्मल ईसीजी में ए जो है हमने बताया 120 सेकेंड, 200 मिली सेकेंड, 80 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, ए होना ही चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो कुछ अलग ही ईसीजी एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, नॉर्मल ईसीजी में हर एक वेव का जो प्लेसमेंट है उसका बहुत एक इम्पोर्टेंस होता है। पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना ही चाहिए। अगर पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता नहीं है तो वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो विड्थ है, पी क्यू का जो है पीआर इंटरवल जो है, वो अगर नॉर्मल है, वो 120 मिली सेकेंड से 200 मिली सेकेंड है तो वो नॉर्मल बनाया जाएगा। और अगर वैसा नहीं है तो एबनॉर्मल है। पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, वो जैसा इंपॉर्टेंस है वैसे ही ये जो इंटरवल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर पी वेव क्यूआरएस को कॉम्प्लेक्स को फॉलो नहीं करती है तो कुछ प्रॉब्लम है, वो एबनॉर्मल है। इंटरवल ज्यादा है तो भी एबनॉर्मल है। ये हम बार बार इसलिए बताने जा रहे हैं आपको क्योंकि हर थोड़ी सी चेंज हो जाता है और ईसीजी एबनॉर्मल कहलाता है। तो हमें नॉर्मल ईसीजी क्या होता है वो पता होना चाहिए, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पी के बाद क्यूआरएस के बाद टी, ए जो सीरीज है, ए जो है वो होना जरूरी है। ए एक बीट होता है, हार्ट बीट होता है, तो ये होना जरूरी है। नॉर्मल ईसीजी के लिए ए पी वेव फॉलोज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड क्यूआरएस आफ्टर क्यूआरएस देयर इज अ टी वेव, ये इंपॉर्टेंस होता है, ये होना जरूरी ही है। अभी हमने आज के इस सेशन में हमने सिर्फ नॉर्मल ईसीजी के बारे में बात की है। नॉर्मल ईसीजी जो होता है उसमें जो वेव्स होते हैं उसके बारे में बात की है, और ये जो वेव्स है नॉर्मल ईसीजी से, ये हमें बताएगा कि आगे क्या डिफरेंस होता है, तो क्या प्रॉब्लम होता है। आज के लिए हम यहाँ तक ही सीमित रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात आप समझ लीजिएगा, नॉर्मल ईसीजी उसके ड्यूरेशन के लिए, उसके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो ये आपको अच्छा रहेगा। आगे जब हम साइनस अरिथमियाज के बारे में बात करेंगे, या साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया के बारे में बात करेंगे, या साइनस एट्रियल, साइनस फ्लटर के बारे में बात करेंगे, या साइनस फिब्रिलेशन के बारे में बात करेंगे, तो हम आपको पता चलेगा। हाँ, और एक बात, जब भी पी के फॉलोड बाय क्यूआरएस होता है तो एक सिंक्रोनी होती है। जैसे कि पी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया तो क्यूआरएस धड़कना चाहिए, और क्यूआरएस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको कहते हैं सिंक्रोनी। सिंक्रोनी बहुत जरूरी होती है, नॉर्मल बेसिस में वो सिंक्रोनी होती है, तो वो सिंक्रोनी बहुत जरूरी होती है। पी वेव कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, उसके बाद क्यूआरएस वेव आएगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पी क्यूआरएस, पी क्यूआरएस, पी क्यूआरएस, ये उसको बोलते हैं सिंक्रोनी ऑफ द हार्ट। दोस्तों, इस चैप्टर को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप करोगे उसको बेल आइकन को प्रेस, तो हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, ठेंगा लगाना है।